हेलो दोस्तों, मैं अजीत मंजिल जंक्शन पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग जो है चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण की जितनी थ्योरी थी हम लोग नोट्स के माध्यम से कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम लोग जो है इसके एमसीक्यू जितने बन रहे हैं लाइन बाय लाइन उठाए गए हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भाषा से हुई है? तो बताएं किस भाषा से हुई है। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा, नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी भाषा। बताएं किससे हुई है। तो पहला हमारा किससे हुई है? फ्रेंच भाषा से। किससे? फ्रेंच भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच शब्द एनवायरोनर या एनवायरोनर का वास्तविक अर्थ जिसमें पर्यावरण शब्द बना है। फ्रेंच शब्द एनवायरोनर का वास्तविक अर्थ क्या है जिससे पर्यावरण शब्द बना है? तो हमारा प्रकृति, पड़ोस, पृथ्वी, आवरण। इसका मतलब क्या होता है? एनवायरोनर का मतलब क्या होता है? बताएं इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है हमारा, इसका जो रिलेशन है ये पड़ोस से रिलेटेड होता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैवमंडल के संदर्भ में सबसे सटीक परिभाषा कौन सी है? पृथ्वी का वह भाग जहां केवल मनुष्य और जानवर रहते हैं, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, वायुमंडल की वह परत जहां ओजोन गैस पाई जाती है, महासागरों का वह हिस्सा जहां समुद्री जीव रहते हैं। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बताएं। तो हम लोगों ने जैवमंडल के बारे में बात की थी कि जैवमंडल क्या होता है? जहां पर स्थल, जल और वायु का एक संकीर्ण क्षेत्र, जहां पर पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं? संभव बनाते हैं। तो हमारे इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम परितंत्र के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? केवल जीवधारियों का आपस में संबंध। अगला, केवल भौतिक कारकों का प्रभाव जीवधारियों का आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया, मानवीय हस्तक्षेप। बताइए, परितंत्र या इकोसिस्टम के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? तो इसमें क्या होगा हमारा? बताएं। तो हमारा क्या होगा इसका? सी ऑप्शन, जिसमें से क्या है कि जीवधारियों का आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया, यही हमारा क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों एक साथ नहीं आ सकता, थोड़ा सा छोटा हो रहा है ये। चलिए अब ये समझ में आ रहा है। चलिए हाँ, तो हमारा ये हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परितंत्र का मतलब हो गया जीवधारियों का आपस में तथा पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजीवी घटक है? पादप, जंतु, भूमि, सूक्ष्म जीव। अजीवी घटक बताएं कौन सा होगा इसमें? तो अजीवी घटक में कौन से आ जाएंगे हमारे? पादप तो हमारे जीवी होता है, जंतु भी जीवी हो जाता है, भूमि और सूक्ष्म जीव भी तो जीवी ही हो जाएगा। तो अजीवी क्या होता है? जिसमें जीवन हो एक तरीके से, और
अजीवी क्या होता है? जिसमें जीवन ना हो, और जीवी क्या होता है? जिसमें जीवन हो। तो देखिए हम अगर इसको देखेंगे तो हमारे इसमें कौन सा दिख रहा है ऑप्शन? देखिए पादप तो है हमारा, जीवी है, ठीक है। हमको पूछ रहा है अजीवी, तो हमारा जंतु भी हमारा क्या है? जीवी है। सूक्ष्म जीव भी हमारा, तो हमारा भूमि क्या हो जाएगा? हमारा अजीवी घटक, अबायोटिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पर्यावरण का अंग है, ना कि मानव निर्मित पर्यावरण का? मतलब मानवीय पर्यावरण का अंग है, मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट का अंग है, ना कि मानव निर्मित पर्यावरण का अंग है। तो हमारा कौन सा होगा बताएं? तो ये जो मानव निर्मित पर्यावरण का अंग है, इसे पूछ रहा है हमसे कि मानवीय पर्यावरण का अंग है, ना कि मानव ने, मतलब मानव ने नहीं बनाया लेकिन मानवीय पर्यावरण का अंग है। तो हमारा किसमें कौन? उद्योग होगा, सड़क होगा, इमारतें। तो देखिए उद्योग हमारा क्या होगा? मानव निर्मित होगा। सड़क भी हमारा क्या है? मानव निर्मित होगा। इमारतें, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा? मानवीय पर्यावरण, ठीक है। परिवार और धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर कौन सा बल थामे रखता है? तो हमारे इसके ऑप्शन हैं कौन को? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, कोरियोलिस बल। तो कौन सा हो जाएगा? हमारा इसका हो जाएगा बी पार्ट, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, स्थल मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, पठार और मैदान जैसी स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीप पर पाई जाती हैं, महासागरों की सतह पर नहीं। बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? ये जो है बताएं दोस्तों, स्थल मंडल के संदर्भ में, तो हमारा बताएं, इसको सोचिए। यह चट्टानों और खनिजों का बना होता है, ये तो सही है, ठीक। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ये पहले ही पैराग्राफ के नोट्स में हम लोगों ने पढ़ा था। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है, यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, ठीक है, ओके। पहाड़, पठार और मैदान जैसी स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीप पर पाई जाती है, महासागरों की सतह पर नहीं। ये बात गलत है, क्योंकि दोस्तों पहाड़, पठार ये महाद्वीप, इस महासागरों की सतह पर भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये पहला हमारा बिल्कुल स्थल मंडल की जब बात की जाती है तो ये दोनों ऑप्शन हमारे सही है। तो हमारा अगर इसमें देखेंगे तो हमारा पहला, इसमें ए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ये हमारा पहला और दूसरा दोनों, ये वाला ऑप्शन हमारा ए नंबर, ये ए है, ठीक है। चलिए, वस्तु विनिमय पद्धति का सही अर्थ क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विदेशी मुद्रा का उपयोग, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता, डिजिटल माध्यम से वस्तुओं की खरीद, सोने और चांदी के सिक्कों से व्यापार। चलिए बताएं, वस्तु विनिमय पद्धति का सही अर्थ क्या है? तो हम लोगों ने पढ़ा था वस्तु विनिमय क्या होता था, बताएं। वस्तु विनिमय क्या होता था कि जिसमें से क्या, अगर किसी को नीड किसी दूसरी चीज़ की है और उसके पास वो चीज़, तब हमारे पास क्या था, धन, मनी वगैरह या सिक्के या नोट वगैरह चलते नहीं थे। तो अगर किसी को गेहूं की ज़रूरत है, जैसे हमको गेहूं की ज़रूरत है, और किसी के पास गेहूं है, उसको चावल की ज़रूरत है और हमारे पास चावल है, तो हमने उसे क्या किया, अदला बदली करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। तो यही वस्तुओं की जो अदला बदली थी, यही हमारा क्या, वस्तु विनिमय पद्धति कहलाती थी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा पर्यावरण का कौन सा परिमंडल करता है? स्थल मंडल, क्षोभ मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा
पर्यावरण का कौन सा परिमंडल करता है? स्थल मंडल करता है, क्षोभ मंडल करता है, जल मंडल करता है, वायुमंडल करता है? कौन सा करता है बताएं? तो हमारे इसमें कौन सा करता है? वायुमंडल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। जल के विभिन्न स्रोतों नदी, झील, समुद्र, महासागर से मिलकर बनने वाला परिमंडल क्या कहलाता है? स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, क्या कह रहा है? जल के विभिन्न स्रोत नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से मिलकर बनने वाला परिमंडल क्या कहलाता है? तो नदी, झील, समुद्र से क्या बनेगा? जल, जल की चीजें हैं तो हमारा क्या बनेगा? सीधी बात है, हमारा जल मंडल बनेगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? पूछा है, नहीं है। नेचुरल कौन सा नहीं है? तो मरुस्थल तो है, ठीक है ना। वन हमारा है, नेचुरल ही है। महासागर, लेकिन हमारा एक्वेरियम तो हम लोग बनाते हैं ना, आर्टिफिशियल जो पॉन्ड वगैरह होते हैं जिसमें मछलियाँ वगैरह पाली जाती हैं, तो ये तो हम लोग बनाते हैं ना। तो हमारा कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण के लिए वर्तमान में सबसे बड़ा खतरा क्या है? पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जीव जंतुओं का प्रवास, और अगला क्या है इसमें? नदियों का बहना। तो ये हमारे हिसाब समझ में आ रहा है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा भी था, बढ़ती जनसंख्या। अगला, भाई जनसंख्या बढ़ेगी, लोग अपना घर बनाने के लिए जंगलों को काटेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए जंगलों को काटेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वही प्राकृतिक पर्यावरण के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है हमारी क्या? जनसंख्या। घर रहने के लिए घर बनाएंगे कि नहीं? तो यही चीज़ है पर्यावरण को, और बहुत सारी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं जनसंख्या से दोस्तों, हर चीज़ जुड़ी हुई है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। हाँ चलिए देखें, पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, कथन क्या कह रहा है? पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अगला, दूसरा कह रहा है वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। बताएं दोस्तों, क्या ए और आर दोनों सही हैं? और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। बताएं। 7th क्लास के क्वेश्चन है दोस्तों ये, अब समझ लीजिए। अगर यही क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे तो एग्ज़ाम में, तो इन्हीं में से दिमाग जो है चक्कर खाने लगता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, 7th क्लास स्टैंडर्ड है सिर्फ। चलिए बताइए इसमें कौन सा होगा? तो हमारा इसमें देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन वायुमंडल में वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। ये भी बात सही है, अपनी जगह सही है, ठीक है ना। अब इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि ए और आर दोनों से आर ए की सही व्याख्या करता है, लेकिन ये इससे इसका रिलेशन नहीं बैठ रहा कोई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल परिवर्तन और मौसम जलवायु होते हैं, ये बात सही है। लेकिन ए और आर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना। क्योंकि देखो दोस्तों, वायुमंडल में परिवर्तन से मौसम बदलता है, ठीक है ना, लेकिन मौसम बदलने का मुख्य कारण जो है वह हमारी बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से? विकिरण होता है, वायुदाब होती है, हवाओं की गति होती है, ना कि गैसें होती हैं। गैसें हमारी जो है वायुमंडल में
जो बदलने का मेन जो है, मौसम बदलने का मेन कारण नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्रांति ने पूरे विश्व में संचार को सहज और अत्यधिक तीव्र बना दिया? औद्योगिक क्रांति, बताएं दोस्तों। औद्योगिक क्रांति, हरित क्रांति, सूचना क्रांति, श्वेत क्रांति, क्या होगा इसमें, बताएं। तो देखिए, पूरे विश्व में कम्युनिकेशन की बात की जाए, संचार को सहज बनाया है अत्यधिक, तो हमारी क्या होगी, सूचना जो होगी हमारी, हाँ, सूचना क्रांति, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन जो हमारी है, ये जो है पूरे जो है एक तरीके से पूरे विश्व में संचार को जो है सहज और अत्यधिक तीव्र बना दिया। आज हम विदेश में भी खट से 1 मिनट में बात कर सकते हैं किसी से। ठीक है। खनिज संपदा, मिनरल वेल्थ की प्राप्ति मानव को मुख्य रूप से किस मंडल से होती है? खनिज की प्राप्ति बताएं किससे होती है? तो हमारा जो है बताएं। तो हमारे इसमें कौन सा हो जाएगा बताएं? स्थल मंडल से। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी का जो ठोस भाग है हमारा, वो क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है। और विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें और खनिज, ये हमारा क्या है, ये विभिन्न प्रकार के चट्टानों और खनिज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है ना। जहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें, लोहा कोयला, ठीक है, लोहा कोयला, सोना आदि, ये सभी प्रकार के खनिज चीज़ें हमको, खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो खनिज संपदा की प्राप्ति हमारे मुख्य किस मंडल से होती है? स्थल मंडल से, लिथोस्फीयर से। अब ये देखिए मैचिंग है दोस्तों, क्या है मैचिंग, ये थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों। ठीक है। फिर इसके नीचे कोड दिए गए हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं फिर। तो जैवमंडल क्या होता है? जैवमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, हमारे आसपास का क्षेत्र, जलीय क्षेत्र। तो हमारा पहला को तो हमारा 4th दिख रहा है। ठीक है। तो हमारा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात कि नहीं? अगला देखिए, अगला जो है हमारा वायुमंडल। तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। हाँ, तो बी का हमारा क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा हमारा, तो इसका पहला हो जाएगा 4-1। चलिए 4-1। जलमंडल क्या है? जलीय क्षेत्र। ठीक है, 4-1-3 हमारा ये 3 हो जाएगा। पर्यावरण, हमारा पर्यावरण में हमारा क्या बचा, एक ही बचा, कौन सा बचा हमारा पर्यावरण में? हमारे आसपास का क्षेत्र। तो हमारा क्या हो जाएगा 2। तो हमारा 4-1-3-2 4-1-3-2। ठीक है, 4-1-3-2 है किसी में, तो हमारा ए पार्ट हो जाएगा। कौन सा है? ए पार्ट। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल और मानव बस्तियों के लिए भूमि मुख्य रूप से कौन प्रदान करता है? पशुओं को चरने के लिए घास स्थल और मानव बस्तियों के लिए भूमि मुख्य रूप से कौन प्रदान करता है? स्थल मंडल, जल मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। तो कौन प्रदान करता है? स्थल मंडल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या? एक बड़े वन का अपना परितंत्र हो सकता है, एक छोटे से ताल का अपना स्वतंत्र परितंत्र नहीं हो सकता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या क्या है? चलिए देखते हैं। ए केवल एक सही है, बी में केवल 2 सही है, 1 या 2 दोनों सही हैं, डी ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। चलिए क्या है? एक बड़े वन का अपना परितंत्र हो सकता है। हाँ, ये बात सही है। जो है
एक बड़े वन का अपना परितंत्र हो सकता है, एक छोटे से ताल का अपना स्वतंत्र परितंत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? हमारा परितंत्र तो किसी का भी हो सकता है ना। हम लोगों ने बात की थी, परितंत्र छोटा सा भी हो सकती है, यहाँ तक कि एक बूंद भी हमारा एक परितंत्र बना सकती है। तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बड़े वन का अपना एक परितंत्र हो सकता है, लेकिन छोटे से ताल का भी हो सकता है। ये नहीं बोला है तो ये हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, सी पार्ट हमारा हो गया इसका। अगला 21 का, चलिए कौन सा हो जाएगा हमारा, ये बताएं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में परिवर्तन का उदाहरण है? नदियों का बहना, भूकंप का आना, कार के धुएं से वायु प्रदूषित होना, वर्षा का होना। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पर्यावरण में परिवर्तन का उदाहरण है? 21 बताएं। हमारा क्या हो जाएगा, कार के धुएं से वायु प्रदूषित होना। मानवीय पर्यावरण से हमारा ये परिवर्तन कर रहा है, कार का धुआं हमारा वायुमंडल को प्रदूषित करता है। चलिए अगला, पादप एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। यह आश्रितता मुख्य रूप से किसके माध्यम से जुड़ी है? बताएं। केवल जल के उपयोग द्वारा, परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा और मिट्टी के द्वारा। बताएं। तो हमारा क्या हो जाएगा, बी। जो परितंत्र में ऊर्जा और पदार्थ का स्थानांतरण द्वारा। ठीक है, अगला, जब मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी तो उसने पर्यावरण के उपयोग के लिए कौन से नए तरीके सीखे? फसल उगाना, पशुपालन करना, ठीक है, स्थायी जीवन जीना और उपर्युक्त सभी। देखिए पहले क्या था, पहले मानव को सिर्फ ये था कि वो अपना किसी तरीके से पेट भरता था। पेट भरने से मतलब होता था खाए पी के मस्त रहता था दोस्तों। लेकिन अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी, उसने नई चीज़ें खोजी, तो वह धीरे धीरे एक सेटल लाइफ जीना शुरू करना, स्टेबल हो गया एक जगह। ठीक है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं कि देखिए इसमें कौन कौन सी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, उसके पर्यावरण के उपयोग के लिए कौन से नए तरीके सीखे। तो फसल उगाना सीखा, पशुपालन भी करने लगा, स्थायी जीवन जीना, ये हमारे सभी इसके ऑप्शन हो चाहिए। ठीक है, उपर्युक्त में से सभी। चलिए अगला, बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत, औद्योगिक क्रांति, सूचना की क्रांति। तो बताएं किससे मानी जाती है? बड़े पैमाने पर कारखानों में उत्पादन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना से मानी जाती है? बताएं। तो हमारे किससे मानी जाती है? तो हमारी जब औद्योगिक क्रांति हुई तभी से जो है ये हमारे ज़्यादा मात्रा में हमारे क्या बड़े पैमाने पर जो है कारखानों में उत्पादन बढ़ा। ठीक है ना। ठीक है, अगला, एक आदर्श स्थिति में प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? पूर्ण अलगाव, मनुष्य द्वारा प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, सही संतुलन एवं समरसता, प्रकृति द्वारा मनुष्य का विनाश। बताएं। एक आदर्श स्थिति में प्रकृति जो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? बताएं दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, हमारा सही संतुलन और
समरसता होना चाहिए, परफेक्ट बैलेंस एंड हार्मोनी होनी चाहिए। समरसता का मतलब क्या होता है? सामंजस्य बनाना, तालमेल बिठा कर रखना, तो वही परफेक्ट बैलेंस और हार्मोनी। मतलब हमको जो है अच्छे से बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, किसी चीज़ का अधिक बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। प्रकृति से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जल हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको किसी प्रकार के हमारे वनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो यही सब चीज़ें बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, लगभग 15 क्वेश्चन और हैं, तो इसको नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग कवर करेंगे। और जो है बढ़िया अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन भी हैं अभी और भी। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। चलिए, थैंक यू।